आज मेरी शादी की पहली रात थी। मुझे जल्दी थी कि मैं अपनी नई दवेली दुल्हन के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि आज से पहले मैंने उसे बस उसकी तस्वीर में ही देखा था। लेकिन मेरे दोस्त मुझे वहां से उठने ही नहीं दे रहे थे, मेरे साथ मजाक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर मैं अपने कमरे में पहुंच गया। मेरी दुल्हन घूंघट ओढ़े हुए बैठी हुई थी। कमरे के अंदर आते ही मुझे ऐसा लगा कि उसकी करहाने की आवाज़ आ रही है। मैं जैसे ही उसके पास गया, उसने अपना घूंघट उठाया और बोली कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा बस पैदा ही होने वाला है, जल्दी से किसी को बुलाएं। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। उसे रोता देख मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, 4-5 औरतें अंदर आईं और उसे एक चारपाई पर डालकर बाहर ले गईं। मैं इतने बाहर आया तो वे एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। बाहर अभी भी बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। मैं अपने और उसके ख़ानदान की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए चुप रहा। हम दोनों ही एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मैं दाँत पीसते हुए अंदर आया और अपने बीवी के पिताजी को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी माँ बनने वाली है और कुछ औरतें उसे अस्पताल ले गई हैं। मैंने उनसे इज़्ज़त से ही बात की, क्योंकि वे समाज के एक इज़्ज़तदार व्यक्ति थे। वह मुझसे बोले कि नहीं, ये गलत है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई कि वे सही कह रहा है और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरे कमरे के अंदर मेरे मम्मी पापा आए और इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहता, मेरी मम्मी बोली, बेटा मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इस वक्त गुस्से से नहीं, होश से काम लो। तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपनी माँ से कहा कि एक तो आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी कराई है जिसका चरित्र ख़राब है, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसके नखरे उठाने उसके पास अस्पताल जाऊं। मेरे पिताजी बोले, बेटा इस वक्त मौके की नज़ाकत को समझो, ये दोनों परिवारों की इज़्ज़त का सवाल है। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अब हम जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो। अपने पिताजी की बात मानते हुए मैं अस्पताल जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ा और थोड़ी ही देर बाद मैं अस्पताल पहुँच गया। वहाँ पर अंजू का नाम लेकर मैंने रिसेप्शन पर पूछा तो उसने मुझे कमरा नंबर बता दिया। मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो अंजू वहीं एक बेड पर चादर ओढ़े हुए लेटी हुई थी और वही औरतें जो उसे घर से लाई थी उसके पास खड़ी थी। उसके पास झूले में एक बच्चा भी लेटा हुआ था। वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने गुस्से में बोला, ये मेरा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो बहुत मारूंगा, ये मेरी बीवी है। वो गुस्से में मेरी तरफ देखता हुआ बड़बड़ाने लगा और फिर वहाँ से चला गया। मैंने अंजू की तरफ देखा तो वे मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैं उस कमरे से बाहर निकल आया और वहाँ पर एक सेटिंग एरिया था, वहाँ जाकर बैठ गया। मेरे फ़ोन पर अंजू के पापा का फ़ोन आ रहा था। मैंने वो फ़ोन भी नहीं उठाया। मुझे पता था कि वे मुझसे माफ़ी मांगेंगे और अपनी इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए दुहाई देंगे। मैं पहले से ही बहुत परेशान था। अगर मैं फ़ोन उठाता तो ज़रूर उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल देता। मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि मैं किसी बड़े की बेइज्जती करूं। मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और अपने घर आ गया। मेरे मम्मी और पापा घर पर मेरे इंतज़ार में ही बैठे थे। मैंने उनसे भी बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थके होने की वजह से मैं जल्दी ही सो गया। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। मुझे मेरे घर वालों ने भी नहीं जगाया था। मैं उठकर बाहर आया तो मेरी मम्मी ने मेरे सामने नाश्ता लाकर रख दिया। मैंने चाय नाश्ता कर लिया। तभी मेरी नज़र सामने से आती हुई अंजू पर पड़ी। वे बिल्कुल सही चल रही थी।
उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने कल रात को एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं वहाँ से उठकर जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि अभी इसी समय चुपचाप यहाँ बैठे रहो। मैंने देखा उसके पीछे उसकी बड़ी दीदी और उसके जीजाजी भी थे। उनकी गोद में वही बच्चा था जो उस रात को अस्पताल में झूले में लेटा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और नज़रें फेर लीं। मुझे उस बच्चे से भी घिन आ रही थी। मेरी माँ ने अंजू से बड़ी प्यार से बात कर रही थी, जैसे कि उसने कोई बहुत महान काम किया हो। आ जाओ मेरी प्यारी बेटी, यहाँ आराम से बैठ जाओ। वह मेरी मम्मी से बोली कि मम्मी जी, मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। मेरी माँ बोली, हाँ बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम अचवानी बना कर लाती हूँ। मेरा गुस्से से बुरा हाल था, मगर मैं ये सोच रहा था कि मेरे माँ बाप को क्या हो गया है। वे कैसे इस लड़की को और इसके पाप को बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी माँ ज़रा सी देर में ही कटोरे में कुछ लाईं और अंजू से बोली कि लो बेटी, खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। अंजू खाने लगी तो उसकी बहन मेरी माँ से बोली कि मैं आप लोगों का यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी गोद में ये बच्चा डालकर मेरा उजड़ता हुआ घर फिर से आबाद कर दिया है। अब मैं और मेरे पति शाम की फ़्लाइट से ही दूसरे देश में जा रहे हैं। अब हम वहीं रहेंगे। इस बच्चे को मैं अपनी औलाद की तरह ही पालूंगी। मैं सोच रहा था कि ये पहेली कब सुलझेगी। ये क्या हो रहा है। अंजू की दीदी ने उसके माथे पर प्यार किया और अपने पति और उस बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। उसके वहाँ से जाते ही मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में हज़ारों सवाल होंगे और तुम्हारा हक भी बनता है उन सवालों के जवाब जानने का। तुम्हारी बीवी ने कल रात कोई बच्चा पैदा नहीं किया है और ये सब एक आंखों का धोखा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आपको क्या हो गया है। इसने रात को मुझसे खुद ही बोला था कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मेरी माँ ने कहा कि अब आगे की कहानी तुम्हें अंजू ही सुनाएगी। अंजू ने मुझसे कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपके धैर्य ने ये साबित कर दिया है कि आप सच में एक नेक इंसान हैं। मेरी एक कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मैं बहुत छोटी थी कि एक दिन मेरी माँ चल बसी। मेरे घर में मुझसे बड़ी एक बहन थी। मैं उसमें ही अपनी माँ तलाश करने लगी। मेरी दीदी ने भी मुझे माँ बनकर ही पाला था। जब मेरे पिताजी ने मेरी दीदी की शादी कर दी तो मैं घर में अकेली रह गई, मगर मुझ में इतनी समझ थी कि अब मेरी दीदी की खुशी उनके पति और उनके परिवार के साथ रहने में ही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी दीदी हमेशा खुश रहे। समय बीतता गया और मेरी दीदी की शादी को 5 साल हो गए। अब उनके पति और उनके ससुराल वाले उन पर बच्चा न होने की वजह से अत्याचार करने लगे थे। मेरे पिताजी ने उन्हें समझाया कि कोई बच्चा गोद ले लो, इसमें मेरी बेटी की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे जीजा जी की ये ज़िद थी कि या तो वह बच्चा उनका हो या फिर उनके या हमारे परिवार में से किसी का हो। बाहर का किसी का भी बच्चा वे गोद नहीं लेंगे। मेरी दीदी ने अपनी जेठानी और नंद से कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे अपना बच्चा नहीं देंगी। बल्कि उन्होंने तो मेरे जीजा जी से यहाँ तक कह दिया कि वे मेरी दीदी को छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें। मेरे परिवार में तो बस दीदी के बाद मैं ही थी। मुझे अपनी दीदी की बहुत फ़िक्र हो रही थी। अगर जीजा जी मेरी दीदी को छोड़ देते तो वे ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। मेरी दीदी जीजा जी से बहुत प्यार करती थी। उन्हीं दिनों आपका रिश्ता मेरे लिए आया, मगर आपने कहा था कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी आप शादी नहीं करेंगे। दोनों परिवार वालों ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी थी कि आप एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान हैं।
किसी भी बात के नतीजे पर जब तक नहीं पहुंचते हैं, जब तक कि पूरी तफ्तीश न कर लें, और आपका अपने गुस्से पर भी कंट्रोल है। आपकी तारीफ़ें सुनकर मैंने अपनी दीदी से बोला कि मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही करना। अब मेरी दीदी ने जीजा जी को ऐसा बताना शुरू कर दिया कि हम दोनों की पहले फ़ोन पर बातें शुरू हुई और फिर हमने मिलना भी शुरू कर दिया और हम दोनों घर से बाहर कहीं ना कहीं रोज़ मिलने लगे हैं। लेकिन आपको तो ये पता है कि हम दोनों शादी से पहले एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे और फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे, और आपके अलावा मेरा किसी और लड़के से भी किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। एक दिन मेरी दीदी ने जीजा जी से बताया कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हम दोनों अपना होने वाला बच्चा आपको देने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मेरे जीजा जी ने अपना इरादा बदल दिया, नहीं तो वो मेरी दीदी को छोड़कर दूसरे देश में जाने वाले थे। अब उन्होंने मेरी दीदी से बोल दिया कि अंजू के बच्चों को लेते ही हम दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे, जिससे उस बच्चे को ये लगेगा कि हम दोनों ही उसके असली माता पिता हैं। मैं अब तक उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उससे बोला कि क्या तुम्हें ये सब करने के लिए मेरी शादी की पहली रात ही मिली थी? उसने कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने ये इसलिए किया था कि उस दिन घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं और जब ये अफवाह फैलेगी कि मैं अस्पताल गई हूँ तो मेरा जीजे जी को यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा आपका और मेरा ही है। मैंने पूछा, और वह बच्चा कहाँ से आया? अंजू ने बताया कि हमारी अस्पताल में पहले से ही बात हो गई थी। एक दंपत्ति के यहाँ पहले से ही 4 बच्चे थे और उन दोनों को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। हमने उन्हें पैसे देकर वह बच्चा उनसे पहले से ही ख़रीद लिया था। मैंने पूछा, और वह आदमी जो अस्पताल में था और ख़ुद को उस बच्चे का बाप बता रहा था? उसने कहा कि वह भी हमारे प्लान का ही एक हिस्सा था। माँ जी ने हमें फ़ोन पर बता दिया था कि आप अस्पताल आ रहे हैं, आपको यकीन हो जाए, इसलिए आपको दिखाने के लिए ही हमने उस आदमी को वहाँ पर खड़ा किया था। वह उसी अस्पताल में काम करता है। आपके मम्मी पापा को तो हमने पहले से ही सारी बात बता दी थी। आपसे छुपाया था कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता और मेरी दीदी के पति और उनके परिवार वालों को पता चल जाता कि ये बच्चा आपका और मेरा नहीं है। फिर मेरे जीजा जी ने मेरी दीदी को हमेशा के लिए छोड़ देते। मेरी मम्मी ने कहा कि बहू जो कुछ कह रही है सब सच है। हमने भी इंसानियत की खातिर इसका साथ दिया था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा और उस लड़के के बारे में पता लगाया जो उस रात मुझे अस्पताल में मिला था। वह अस्पताल का ही एक कर्मचारी था। अब मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा हो गया था कि वह सच कह रही है। मैंने घर आकर उससे कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की से शादी की है, जिसने अपनों की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। हम दोनों 2 बच्चों के माता पिता बन गए हैं और एक अच्छे पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं।